वेलकम इकोनॉमाइट्स। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद मेरे यूट्यूब दोस्तों से बात हो रही है। जो बाकी स्टूडेंट्स जो बैच में हैं उनसे तो मेरी मुलाकात हर दिन हो ही जाती है, राइट? आशा करता हूँ सबकी तैयारी सही से चल रही होगी। और ये पर्टिकुलर वीडियो जो है ये अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैलेंजेबल एंड डाउटफुल क्वेश्चन। इसके साथ साथ मैंने आपको सोर्स का लिंक भी दिया है यहाँ पे। हर एक क्वेश्चन जो चैलेंजेबल है उसके लिए दो सोर्सेज दिए हैं जहां से आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि सोर्स देना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट, आशा करता हूँ सभी को पता चल गया है कि 29 जून इज द यूजीसी नेट पेपर, राइट? इकोनॉमिक्स का पेपर है और ये एक ही शिफ्ट में है, इवनिंग शिफ्ट में है, तो कोई भी इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा इस बार। बिकॉज जब दो शिफ्ट में होता है तो पेपर की पैटर्न या क्वालिटी थोड़ा सा अलग होता है या फिर डिफिकल्टी लेवल चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन लगता है। सो देयर इज नो नॉर्मलाइजेशन, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट विद द क्वेश्चन, ये एक सेशन मैंने किया था बैच में, दैट इज सेशन 6 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये वाला जो सेक्शन किया था, मैंने सेशन किया था इंडियन इकोनॉमी का, राइट? इसमें मैंने काइंड ऑफ प्रिडिक्शन किया था कि एचपीएससी का पेपर कैसा कैसा हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर वन का जो स्क्रीनिंग लेवल का है, आई डोंट थिंक सो मैथमेटिक्स विल बी ऑफ सुप्रीम लेवल, आपने वही देखा। यूजीसी नेट विल बी द पेरेंट सेट, साफ साफ लिखा हुआ था यहाँ पे। 2012 से लेके 2022 तक के क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो दैट विल बी द मोर देन सफिशिएंट। और आपने देखा कि अप्रोक्सीमेटली, जितना मैंने एक कर्सरी लुक में देखा तो मुझे लगा कि 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो पुराने पेपर से ही आए हैं, ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आए हैं, राइट? एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट? इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा कुछ बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ज्यादा मल्टी कोडेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ पे देखिए मल्टी कोडेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेस प्रोबेबल, राइट? ज्यादातर क्वेश्चन पेपर जो है माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल, इसी में से आएगा, राइट? और यही चीज मैंने कुछ पेपर टू के लिए भी प्रिडिक्शन किया है। मुझे देख के इस बात की बड़ी खुशी हुई कि अराउंड 85 to 90% केस जो मैंने आपको बताया, मेरी जो भविष्यवाणी थी वही हुआ है, राइट? सिर्फ एक क्वेश्चन आया जहां मल्टी कोडेड था, जहां पे जो वो भी गलत आंसर दिया इन्होंने, कमीशन वालों ने, राइट? उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट इसके बाद जो स्टूडेंट्स का रिस्पांस आया मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी फैंटास्टिक। सर मेरा हो गया है, किसी ने लिखा सर इजी था, जैसा आपने बताया वैसे ही हुआ है। मैंने मोर और लेस मेरे 70, 75, 78 इस तरीके से मेरे कट ऑफ आ रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दो स्टूडेंट्स। एनीवे, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे जो लग रहा है ये है, इफ अ फर्म मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव देन जनरली इट इंडिकेट्स दैट द अदर थिंग बीइंग इक्वल, द फर्म्स रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इज फॉलिंग विद द आउटपुट। सो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, यानी कि ये आउटपुट बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू यहाँ पे फॉल होगा। बिकॉज जहां पे हम मार्जिनल रेवेन्यू की नेगेटिव की बात कर रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव तभी हो सकता है जब हम इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन में है, राइट? सो कमीशन ने इसका आंसर दिया है बी। लॉजिक और किताब के हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए, और इसके लिए आपको चाहिए सोर्स। तो ये है सोर्स, पहला सोर्स दे रखा है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए मैंने दो दो सोर्स दे रखे हैं। तो सोर्स नंबर वन है एनसीईआरटी का क्लास 12th की किताब, बहुत बेसिक है। जितनी कोशिश की है मैंने, की मैंने सोचा है कि गवर्नमेंट स्टडी मटेरियल या फिर मान के चलिए जैसे जो इग्नू की मटेरियल है, या फिर जो एनसीईआरटी की किताब है, या फिर जो भी यूजीसी नेट के, सॉरी, यूजीसी ने जो प्रिस्क्राइब सीबीसीएस सिलेबस बताया है वहीं से मैं सोर्स दे रहा हूँ आपको। तो ये जो है ये है ओल्ड एनसीईआरटी, राइट? अभी भी अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो कई सिविल सर्विसेज की जो साइट्स हैं वहां पे आपको ये ओल्ड एनसीईआरटी की किताब मिल जाएगी। नए वाले में अगर आप जाएंगे तो वहां पे सिर्फ आपको ये वाला चैप्टर नहीं मिलेगा, बिकॉज एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में सिलेबस चेंज हो गया है, वहां पे सिर्फ चैप्टर 5 तक है, राइट? ये चैप्टर 6 है जिसका नाम है नॉन कॉम्पिटेटिव मार्केट, पेज नंबर 90 है ये, 92 क्यों लिखा है ये देखो, पेज नंबर 90 है ये। और यहाँ पे इस वाले फोकस पे हम इस वाले पोर्शन में हम फोकस करेंगे, राइट? तो जस्ट मुझे एक बार स्लाइड को मैग्नीफाई करने दीजिए, ये देखिए। अब आप इस पोर्शन को रीड कीजिए। वी कैन नाउ कंक्लूड दैट व्हेन द टोटल रेवेन्यू इज राइजिंग, मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, एंड व्हेन द टोटल रेवेन्यू शोज अ फॉल, मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव, राइट? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो डेफिनेटली जब एमआर नेगेटिव है, यानी कि टीआर जो है वो फॉल कर रहा है, राइट? सो अब आप एक बार चेक कर लीजिएगा, राइट? दिस इज व्हाट द केस। सो द फर्म्स टोटल रेवेन्यू इज फॉलोइंग विद द आउटपुट, राइट? इसके अलावा दूसरा सोर्स जो हम सबके पास है, जो कि है बाइबल, जिसको हम मानते हैं,
Modern Microeconomics by Anna Kourtzianis, right? चैप्टर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड, पेज नंबर 53। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि जब एम आर इज नेगेटिव तब क्या होगा, टी आर इज ऑल्सो फॉलिंग। यहाँ देखिए टोटल रेवेन्यू कर्व हैज नेगेटिव स्लोप, यानी कि टोटल रेवेन्यू कर्व जब ऐसा है तो इसका नेगेटिव स्लोप हो गया ये, राइट? तो दिस इज एम आर एंड दिस इज टी आर जो कर्व है। तो ये हो गया दूसरा सोर्स, राइट? राइट, दो दो सोर्सेज दे रखे हैं, जो भी आपको सही लगे आप इसमें अवेलेबल है आपके पास, आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट? अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है यहाँ पे 75 क्वेश्चन ये है। अकॉर्डिंग टू कोलिंग क्लार्क विच वन इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ टॉलरेंस लेवल ऑफ जीएनपी, राइट? तो ये है 25%, राइट? इट इज 25%। कमीशन का आंसर दे रखा है बी, दैट इज अगेन इनकरेक्ट, राइट? इट इज इनकरेक्ट। डेफिनेटली चैलेंजेबल क्वेश्चन, डेफिनेटली चैलेंज जरूर कीजिएगा इसको। अब इसकी बात आती है सोर्स कहाँ मिलेगा इसका। अब आते हैं इसका तगड़ा सोर्स, राइट? बिकॉज सोर्स पे ही हम खेल सकते हैं। तो ये है मिस्टर कोलिंग क्लार्क एंड लिमिट्स ऑफ टैक्सेशन। अब ये है इस पेपर का सोर्स, राइट? ये है जे स्टोर, और ये मैं ओरिजिनल क्लार्क की थ्योरी की बात कर रहा हूं। ये देख सकते हैं आप, इसको कोई झुटा नहीं सकता, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता। In his 1945 article, Mr. Clark explained the limit primarily based on the political argument वगैरह वगैरह, राइट? ये देखा 25% की बात, राइट? यहाँ देखिए, Mr. Clark's thesis is that inflationary forces come into play with the tax burden, including federal, state and local taxes, exceed 25% of the national income. इसके ऊपर है एक सबस्क्रिप्ट, और ये है सबस्क्रिप्ट का मतलब है ये रहा मिस्टर क्लार्क। अब चाहे तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं, आप देखिए इसको, इस पार्ट को पढ़िए। मिस्टर क्लार्क स्टेट स्पेसिफिकली दैट दिस फिगर रिलेट्स ओनली टू द नेशनल इनकम एंड नॉट टू द इनकम ऑफ एनी वन इंडिविजुअल, राइट? तो ये जो 25% की बात की गई है, ये आप कर्सर देख पा रहे हैं मेरा, ये 25% की जो बात की गई है ये डेफिनेटली है, राइट? इट इज नॉट इन अ रेंज। अगर आपको रेंज का लग रहा है कि रेंज की बात है, तो वो भी बात किया गया है यहाँ पे, ये देखिए इस साइड में। द लिमिट इज एक्नॉलेज टू द अप्रोक्सीमेट एंड शुड सर्टेनली बी रिटन 24 to 26, if not 23 to 27, right? Beyond 27 there is a high degree of probability, but क्लार्क ने 25% के बारे में ही बात किया था, तो डेफिनेटली ये केस हमारा तगड़ा है, राइट? अब आती है बात कि सर ये लिंक कैसे मिलेगा। ये लिंक, ये डेफिनेटली ये पीपीटी को मैं आपको ये सेशन करने के बाद मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में डाल दूंगा, आप वहां से इसको यूज कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा इसका मुझे एक ही सोर्स मिला है, सॉरी, इसका एक दो सोर्स नहीं मिले हैं मुझे, राइट? ओके। बात करते हैं दूसरी 77 क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है इन हैरेड्स मॉडल ऑफ ग्रोथ इफ जी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जी ए इट विल लीड टू व्हाट, राइट? नाउ दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका आंसर हम सभी को पता है कि इट इज नॉट इन्फ्लेशन, इट इज नॉट रिसेशन, इट इज नॉट स्टैग्नेशन, इट इज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? कमीशन ने इसका आंसर दिया है ए, जो कि बिल्कुल गलत है, डेफिनेटली चैलेंजेबल क्वेश्चन है, राइट? इसका आंसर होना चाहिए डी। और ये देखिए, अभी ये सोर्स नहीं दिया मैंने, कोई सोर्स इसमें अभी तक नहीं दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेरा स्लाइड का है, दैट इज फ्रॉम माय नोट्स। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, जी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जी ए, यानी कि ये वाला कंडीशन है हमारा ये। सो यहाँ पे क्या होगा, फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा, राइट? डिफ्लेशन, डिप्रेशन, इनस्टेबल ग्रोथ। सो इसमें से सबसे करीब आंसर बैठ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि फॉलिंग एम्प्लॉयमेंट। और इसके लिए सोर्स आपका ये रहा। तो ये है ई ज्ञान कोश, राइट? ये लिंक भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं जी ए इज लेस देन जी डब्ल्यू, हमारा कंडीशन यही वाला है, राइट? सो इस केस में क्या कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर दिस सिचुएशन डिप्रेशन कैन नॉट बी स्टेबल, राइट? और भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, डिप्रेशन है, तो ये आप पॉइंट ले सकते हैं। अगर जब जी ए इज ग्रेटर देन जी डब्ल्यू तो ये हो जाएगा आपका इन्फ्लेशन केस, राइट? तो आप इसको डेफिनेटली दे सकते हैं, दिस इज मास्टर इन इकोनॉमिक्स, मास्टर, सॉरी, इसका जो कोड है वो है MEC। ये इग्नू में कोड्स का कोड है MEC, राइट? एंड ये है लिंक इसका स्टडी मटेरियल का। तो ये है इग्नू का स्टडी मटेरियल, राइट? मैंने और भी किताबें देखी लेकिन मुझे ये इतनी स्पेसिफिक नहीं मिला। आई हैव रेफर टू देवराज रे, राइट? उनकी किताब भी देखी है, लेकिन वहां पे इसके बारे में नहीं बात किया हुआ, राइट? GA GW के बारे में एज सच नहीं है, सीधा सीधा नहीं है, राइट? सो इसके आगे लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ विद द राइज ऑफ द प्राइसेस बाय 6% द वेजेस आर इंक्रीज बाय 12%, द रियल वेज इंक्रीज वुड बी। ये अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 1 के एंड में मैं करवाता हूँ। राइट, याद है सभी को कि मैं हमेशा एक बोलता हूँ कि एक अर्थमेटिक एग्जांपल है, जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में है तो इसका परसेंटेज चेंज, सपोज दिस इज जेड, right? So percentage change in z is equal to percentage change in x minus percentage change in y, right? तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ केस ऑफ रियल वेज। तो रियल वेज का मतलब है w बाई पी, राइट? अब w बाई पी इज इक्वल टू रियल वेज मान लेते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन रियल वेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन w माइनस परसेंटेज चेंज इन p। तो यहाँ पे बोला है कि रियल वेज कितने से बढ़ेगा, राइट? तो वेजेस आर इंक्रीज बाय 12, तो ये है 12, राइट? एंड प्राइसेस जो है वो राइज हुआ है 6% से, तो आंसर शुड बी 6%। तो इसका आंसर होना चाहिए, कमीशन ने बोला है लेस देन 6%। नाउ इसमें मेरा एक थोड़ा सा छोटा सा टेक है, राइट? अब मैं आपको दो सोर्सेज दे रहा हूँ। पहला सोर्स है ये, राइट? दिस इज अ बुक, टेक्स्ट बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी थ्रू एप्लीकेशन वर्जन 1.0, चैप्टर 16 है मैक्रो इकोनॉमिक टूल किट, राइट? इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, सेक्शन नंबर 16.11, राइट? ये जो बुक है बाय सेलर है ये बुक का नाम, राइट? सो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, राइट? एंड क्वेश्चन रूल लिखा है, ये है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये है। तो रियल वेज जो है W बाई पी, इसका तरीका ऐसे होगा, द परसेंटेज चेंज इन रियल वेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन W माइनस परसेंटेज चेंज इन P, राइट? अब इसका दूसरा सोर्स देखते हैं। तो दूसरा सोर्स हमारी अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स की बाइबल, जिसको हम कहते हैं मैंकी की किताब, राइट? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक 9th एडिशन, मैकमिलन इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 26। अब इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है द वर्ड अप्रोक्सीमेटली। अब ये वर्ड की वजह से मुझे लगता है कि कमीशन इसका आंसर बी ही रखेगा। अगर ये इस वर्ड को हटा देता हूं तो ये आंसर ए होगा, राइट? सिर्फ इसमें यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेटली वर्ड डालना है तो फिर क्वेश्चन में भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वर्ड आना चाहिए, राइट? बिकॉज तभी अप्रोक्सीमेटली वो लेस देन 6% होगा। बट अगर अप्रोक्सीमेटली नहीं लिखा हुआ है तो इट इज अराउंड 6%, राइट? सो अराउंड 6% ही इसका आंसर होना चाहिए, या फिर कोई एक ऐसा वर्ड आना चाहिए जहां पे अराउंड वर्ड हो, राइट? इट शुड बी हैविंग अराउंड वर्ड और इट शुड बी हैविंग अप्रोक्सीमेटली, राइट? जब तक ये नहीं लिखा हुआ है तो आंसर वुड बी 6%, राइट? आई थिंक इसको चैलेंज करने से कितना फायदा होगा, आई डोंट नो दैट। बट दो सोर्सेज हैं, एक में जो वर्ड है, मैंकी की किताब का ज्यादा सोर्स, ज्यादा वेटेज है, और वहां पे वर्ड अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है। देखिए आप यहाँ पे यू कैन सी द साइन ऑल्सो, राइट? परसेंटेज चेंज इन y बाई एल इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली द परसेंटेज चेंज इन द न्यूमरेटर माइनस द परसेंटेज चेंज इन द डिनोमिनेटर। तो अप्रोक्सीमेटली ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। तो यही वर्ड पे शायद कमीशन इस चैलेंज को नहीं मान सकता, या मान भी सकता है, आई डोंट नो अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। द टेक्निक यूज टू एस्टिमेट द ओवर आइडेंटिफाइड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पे कमीशन ने बेस्ट पॉसिबल आंसर दिया है, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर है, राइट? डेफिनेटली इसका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन पुराने सेट के पेपर में भी आ चुका है, नेट के पेपर में भी आ चुका है। वहां पे भी जब भी ये क्वेश्चन मैंने किया है, मैंने हजार बार स्टूडेंट को बोला है कि आप हमेशा 2s LS लेके ही जाना, वहां पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड मत लेके जाना। और इस बात को, क्योंकि बिकॉज देखो, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर के यू नो व्हाट से एप्लीकेबिलिटी ज्यादा है, उसकी एप्लीकेशन ज्यादा है। वो वन स्टेज में वो एग्जैक्ट में भी लग सकता है, वो ओवर आइडेंटिफाइड में भी लग सकता है। कहीं ना कहीं लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड की एप्लीकेबिलिटी कम है। नाउ एप्लीकेबिलिटी कम का मतलब क्या ये गलत हो जाएगा? शायद कमीशन के हिसाब से, राइट? मेरे मेरे हिसाब से पार्शियली दिस इज इनकरेक्ट। द करेक्ट आंसर कैन बी बी एंड डी। और इसके लिए मैंने आपको सोर्स दिया है, जो लोग चाहते हैं इसको चैलेंज करना, आप चैलेंज कर सकते हैं, बट ज्यादा कुछ फायदा नहीं निकल के आएगा, बिकॉज ये पुराना
नेट का पेपर है, नेट के पेपर में भी इसका टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर ही दे रखा है। मैंने फिर भी सोर्स दे रखा है, अगर आपको मन की तसल्ली के लिए आपको करना है आप कर सकते हैं। कार इस दोनों का फंडा क्या है? देखिए, लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड ये पहले यूज होता था 1950 से पहले, राइट? दिस वाज एंडरसन एंड रूबिन, राइट? जब तक इन लोगों ने ये यूज किया, जब तक टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड नहीं आया। जब टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर आ गया, सो दिस इज basically this is more superior method compared to it is superior method compared to superior method compared to compared to limited information maximum likelihood, right? आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, if you want you can have an understanding. However, if the first structural equation is over identified that there is a number of instrument L is larger than the number of right hand side variable, then one can test these over identified restriction, right? A likelihood ratio for this over identified condition is based on the maximum likelihood procedure that was given by Anderson and Rubin. This version test requires the computation of the limited information maximum likelihood. इसका दूसरा ये यहाँ पे सोर्स दे रखा है मैंने, राइट? बट इसका बेस्ट आंसर दे रखा है, ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है। सो दिस इज द इग्नू स्टडी मटेरियल ऑफ इकोनोमेट्रिक्स चैप्टर 15। यहाँ पे भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बारे में बात किया हुआ है, यू कैन रीड दिस पार्ट, राइट? जब तक टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड थाइल ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, राइट, इन 1950, तब तक एंडरसन एंड रूबिन का जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड है ये ज्यादा चलता था। यू कैन हैव अ रीडिंग, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। सो इट वाज द फर्स्ट ऑफ द सिंगल इक्वेशन मेथड, बिकॉज टू स्टेज भी सिंगल इक्वेशन मेथड में ही आता है। सो इट वाज द फर्स्ट single equation method suggested for simultaneous equation model. It was suggested by Anderson and Rubin in 1949 and was popular until the advent of two-stage least square method introduced by Theil in late 1950s. Right? तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप भी है. You can see this. So there is an important relationship between LIML, that is limited information maximum likelihood, and two-stage least square method. Right? So if the equations are exactly identified, दोनों के दोनों will give the same estimation, दोनों के दोनों will give the same answer, right? So दोनों के बीच में एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि हाँ, एक जो है वो नॉर्मलिटी कंडीशंस को मानता है, दूसरा जो है वो इतना ज्यादा उसके लिए वो रिजिड नहीं है। अगेन दिस क्वेश्चन इज 50-50 चांसेस है शायद वो मान जाए, लेकिन क्योंकि ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है तो इसका आंसर चेंज होना पत्थर की लकीर है, चेंज नहीं होगा। सो डोंट चैलेंज दिस क्वेश्चन, राइट? ओके, ये डेफिनेटली चैलेंजेबल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, विथ रेफरेंस टू द मंडल फ्लेमिंग मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? सो वी नो दैट इट इज अ implementation of the open economy because जो बेसिकली हिक्सियन कंडीशन थी, हिक्स जो था वो लेंस इकोनॉमिक केन्स का वर्जन था, आगे लेके गए थे। फिर उसके बाद आईएसएलएम उसी का एक वर्जन है जो कि ओपन इकोनॉमी में देख रहे हैं, राइट? सो इट डज नॉट, ये करेक्ट है बिल्कुल। सो आंसर कमीशन ने दे रखा है इसका आंसर ए, जो कि मेरे ख्याल से इट शुड बी आंसर टू ऑल्सो, बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्लेन द परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर। बिल्कुल सही है। यहाँ पे मंडल फ्लेमिंग मॉडल में जो हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, राइट? हम यहाँ पे एच की बात करते हैं। एच का मतलब वेराइंग डिग्री ऑफ द कैपिटल। कभी वो एच इंफिनिटी हो गया, कभी एच जीरो हो गया, या एच ग्रेटर देन जीरो हो गया। मतलब कि अगर ग्रेटर देन जीरो है तो थोड़ी बहुत लिमिटेशन है या थोड़ा बहुत इनपरफेक्ट मोबिलिटी है। एच इज इक्वल टू इंफिनिटी मतलब बिल्कुल ही परफेक्ट मोबिलिटी है, और एच इज इक्वल टू जीरो मतलब बिल्कुल इम्परफेक्ट मोबिलिटी है, यानी कि कुछ भी नहीं हिल सकता, यहाँ से कैपिटल नहीं जा सकता। सो इसका आंसर जो होना चाहिए दैट शुड बी करेक्ट आंसर शुड बी सी। और ये ना, राइट? और इसके लिए जितना मुझे मिला, बिकॉज एजम्पशंस अगर हम बात करें, एजम्पशंस में कहीं पे भी नहीं, लेबर के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ। इट्स अ स्मॉल इकोनॉमी, राइट? इंटरनेशनल माइग्रेशन इज नॉट अलाउड, ये सब कहीं नहीं लिखा हुआ है, राइट? सो द मॉडल फोकस ऑन द कैपिटल मोबिलिटी नॉट द लेबर मोबिलिटी। It's a short-run macroeconomic model where the labor is generally assumed to be immobile internationally, right? So यही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो ये तो वही बात हो गया कि हम बात करते करते बोल रहे हैं कि ताजमहल क्या दिल्ली में है? अब ये इसका सोर्स दिखाइए कि ताजमहल जो है वो दिल्ली में नहीं है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दिल्ली में जब मतलब जब उसके बारे में है ही नहीं, बात है ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे,
राइट? या मान लीजिए अमित चैटर्जी ने ताजमहल नहीं बनाया है, इसके ऊपर आप सोर्स दीजिए, तो ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। एनीवे, तो इसका सोर्स नहीं है मेरे पास, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश किया बट इसका आंसर का सोर्स नहीं है, राइट? ओके, तो आगे चलते हैं। Which type of goods do not have the characteristic of the non-rivalry and non-excludability? अगेन ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमें पता है कि नॉर्म किसी भी जगह पे किसी भी बुक में नॉर्मल गुड्स जो है वो नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं है, ये कहीं पे नहीं लिखा होगा। हर किताब में हर सोर्स में आपको यही मिलेगा कि पब्लिक गुड जो है दे हैव दे हैव दे आर नॉन राइवल एज वेल एज दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, राइट? सो यहाँ पे क्वेश्चन में जो लिखा है दैट इज कि इनमें से कौन सा गुड है जो कि नॉन राइवल है या नॉन एक्सक्लूडेबल है। भैया हमें पता है कि पब्लिक गुड्स जो है दैट इज बोथ नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉर्मल गुड्स ये जो है ये प्राइवेट गुड्स हैं, दे कैन बी राइवल दे कैन बी एक्सक्लूडेबल। इंफीरियर गुड्स अगेन दे आर प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट गुड मतलब जो मार्केट में ट्रेड होते हैं। डीमेरिट गुड अगेन अ पार्ट ऑफ प्राइवेट गुड, राइट? सो अगेन जो दूसरों के लिए एक्सक्लूडेबल है राइवल है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है भैया। इसका आंसर या तो डू नॉट हटाओ तो आंसर बी हो सकता है। तो ऐसे ये अगेन क्वेश्चन ऐसा है जो कि मेरे ख्याल से ड्रॉप हो सकता है बिकॉज इसका इनकरेक्ट आंसर है। इसमें कोई भी आंसर कोई भी ऑप्शंस कोई भी नहीं है सही, राइट? सो पब्लिक गुड में तो होता है और डू नॉट में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए कि भैया ए सी डी ये सारे ही ऑप्शन जो है वो डू नॉट होने चाहिए, तो सारे आंसर ही इसमें गलत हो गए, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस क्वेश्चन विल बी ड्रॉप्ड, राइट? Correct answer is none. Okay, so I think this is what the probable cutoff is, right? जितना मुझे लगता है कि यही कट ऑफ होने के चांसेस हैं, राइट? इसके अलावा अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है जिसको आपको लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन भी एक बार देखिए, शायद ये भी हो सकता है, तो आप मुझे बताइएगा। बट मेरे ख्याल से ये कट ऑफ है जो कि मुझे लगता है फोर्स ही करता है, राइट? 63 to 67 अगर आपके सही है 100 में से, राइट, तो ये कट ऑफ आप मान सकते हैं, राइट? फॉर ओबीसी कैटेगरी 60 to 63 आउट ऑफ 100, फॉर एससी कैटेगरी 50 to 56 एंड फॉर एसटी कैटेगरी 48 to 52, राइट? सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर द डे एंड फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे बहुत जल्दी, राइट? एंड अगर नहीं हुआ है आपका इसमें या आपकी कैटेगरी इसमें आपका स्कोर इससे कम रहा है, सो डोंट वरी, अभी टाइम है, पढ़ लेना। आप पढ़ लो जून के लिए, जून का जो पेपर है उसके लिए पढ़ लीजिए, और ऐसे डीमोटिवेटेड मत होइए इसके लिए, राइट? सो इट इज नॉट द एंड ऑफ द एंटायर थिंग। सो बहुत सारी चीजें ऑप्शंस आएंगी, और एंड इकोनॉमिक्स से आपको कई बार कई स्टूडेंट को लगता है कि हाँ सर ये क्वेश्चन मेरे जाने हुए थे, अनजाने थे, मैं नहीं कर पाया, मैं एक्साइट हो गया, मैं पेपर में जाके पता नहीं क्या हो जाता है। तो अगर ये प्रॉब्लम रही है तो हर 3 दिन के अंदर, हर 2 दिन के अंदर रेगुलरली आप टेस्ट लेना शुरू कीजिए। सो अपियर फॉर द मॉक टेस्ट, राइट? अपियर फॉर द मॉक टेस्ट, मॉक्स पेपर लीजिए, जितना हो सकता है मॉक पेपर लीजिए, और जब मॉक टेस्ट ले अपने आप को एग्जैक्ट उसी सिचुएशन में डालें जिस तरीके से आप जब पेपर देने जाते हैं तब की हालत है, राइट? सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग। रिवीजन सही से करते रहिए, मॉक्स लिखते रहिए, एंड जून के पेपर के लिए सही से तैयारी कीजिए। मैं भी आऊंगा आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू।